नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम फिर से शुरू करते हैं अपना जो हम कार्य कर रहे थे शिक्षण मनोविज्ञान का। ठीक है, उस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे आप ये इंश्योर कर दीजिए कि आपको ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। जी, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। प्लीज अपना फीडबैक दीजिए। क्लियर है, वीरेंद्र जी कह रहे हैं क्लियर है। चलिए ठीक है। ठीक है, मैं आपका अभी थोड़ा सा पार्टिसिपेशन चाहूंगा। कल हमने एक 2 क्लासेस की है, मतलब यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे, और उसमें एक में हमने मनोविज्ञान के बारे में बताया था थोड़ा सा, और एक में शिक्षण मनोविज्ञान के बारे में बताया था। हालांकि जब हमारी नियमित रूप से क्लास चलेगी तो हम उसको और डिटेल में पढ़ाएंगे और स्टार्टिंग से उसको करेंगे। ठीक है, इसलिए आप उसमें अभी चिंता मत कीजिए। कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम करते हैं अभी, और आप फटाफट से प्रतिक्रिया देंगे। आप अपने माइक को ऑन रखें, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि सभी लोग ऑनलाइन हैं, तो ऑनलाइन में अगर आप लोगों को प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उनके आंसर देंगे प्लीज। ठीक है, आप आंसर लिख के भी भेज सकते हैं, लेकिन अगर आप लिख करके आंसर भेजेंगे तो फिर मुझे पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए मुझे फिर कैमरा छेड़ना पड़ेगा। इसलिए आप ऐसे ही बोल सकते हैं अपना आंसर को। ठीक है, माइक ऑन कर दीजिए, केवल वीडियो ऑन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हम आपको बताते हैं। मनोविज्ञान का व्यवहारात्मक जो स्कूल है या व्यवहारात्मक जो अप्रोच है, उसको किसने स्टार्ट किया था? मनोविज्ञान की व्यवहारात्मक अप्रोच वॉटसन। जेबी वॉटसन। वेरी गुड, जेबी वॉटसन ने। ठीक है, विलियम जोन्स की मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत, एक पुस्तक उन्होंने लिखी थी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। उसको इंग्लिश में कहता है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और हिंदी में उसको कहते हैं मनोविज्ञान के सिद्धांत। पुस्तक है विलियम जोन्स की, और विलियम जोन्स वही जो अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने इसे कब प्रकाशित किया था? सर अगर 1890 में। आप चाहे तो इनको प्रश्न को नोट भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, 1890 में। शानदार। नेक्स्ट प्रश्न है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहला जो मनोविज्ञान का, कलकत्ता विश्वविद्यालय यानी कि भारत में मनोविज्ञान का जो पहला विभाग खुला गया था, वो विभाग कब खुला गया था? सर 1916। 1916 में, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप इसको अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री से भी आप एसोसिएट कर सकते हैं। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि शारीरिक मनोविज्ञान के आधार पर एक बुक लिखी है, शारीरिक मनोविज्ञान के आधारभूत तत्व। इंग्लिश में इसका बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फंडामेंटल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, ये पुस्तक लिखी है विलियम बुंट ने, और इसे कब प्रकाशित किया था विलियम बुंट द्वारा? सर एक बार नाम दोबारा बोलिए। पुस्तक का नाम है शारीरिक मनोविज्ञान के आधारभूत तत्व। अगर इंग्लिश में बात करें तो फंडामेंटल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। जी। विलियम बुंट ने इसे प्रकाशित किया था। वही विलियम बुंट जिन्होंने क्या खोली थी? एक प्रयोगशाला भी खोली थी। जी। चलिए, नहीं पता? अगर नहीं पता तो हम आपको आंसर बता देते हैं। 1874, 1874 में, 1874। क्लियर है? हाँ जी। चलिए ठीक है, जैसे हमारे पास कोई प्रश्न आते हैं, अगर डायरेक्ट प्रश्न आए, थोड़े से पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि अगर पूछा जाए कि मनोविज्ञान में सूचनाओं को एकत्रित कैसे किया जाता है, किन किन माध्यमों से एकत्रित किया जाता है, अब मैं आपको बताऊं। सबसे पहले हो ऑप्शन के तौर पे मैं आपको बताऊं कि प्रयोगात्मक विधि से हम सूचनाओं को एकत्रित कर सकते हैं, या अवलोकन विधि से एकत्रित कर सकते हैं, या फिर
केस स्टडी जिसको हम अध्ययन व्यक्तिगत अध्ययन बोलते हैं, उससे हम कर सकते हैं, या फिर सभी जो हमारे उपागम हैं सभी से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सर सभी। ठीक है, हमको मनोविज्ञान में सूचनाओं को डेटा एकत्रित करना है। एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया, या ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, या केस स्टडी मेथड हो गया, या ऑल ऑफ दीज। राइट, ऑल ऑफ दीज ही होगा ऑब्वियसली। चलिए, अच्छा, सर्वेक्षण विधि जो होती है, जिसको आप सर्वे ऑफ मेथड कहते हैं, सर्वेक्षण विधि में कौन सी जो विधि होती है वो सबसे ज्यादा काम करती है? क्वेश्चन आंसर विधि सबसे ज्यादा काम करती है सर्वेक्षण विधि में। जी, 6। ठीक है, सर्वेक्षण विधि जो होती है उसमें सबसे ज्यादा हमारी कौन सी विधि काम करती है? प्रश्नोत्तर विधि काम करती है, क्वेश्चनायर करती है, या रेटिंग स्केल होती है, या फिर दूसरा आप साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होता है, या फिर सभी होती है इनमें से? अगर हम सर्वे कर रहे हैं किसी चीज का, इसमें भी सभी चीजें होगी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। देखिए, प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है, क्वेश्चनायर विधि क्या होती है? नहीं, मेरा माइक सही है ना? आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। ठीक है, आ रही है आवाज। ठीक है, जब आप फील्ड पे अब आ रही आवाज, आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी सर, अब ठीक है। चलिए, ठीक है। देखिए, हाँ, हम एक क्या हम बता रहे थे कि जब आप फील्ड पे अपना डेटा कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, तो एक होता है आपका प्रश्नोत्तर विधि। उस प्रश्नोत्तर विधि में क्या ले जाते हैं आप? एक क्वेश्चन आयर बना करके ले जाते हैं, 10 15 20 जितने भी आपको लेके जाने हैं, उसमें आप उसमें यस नो ये करवा के या फिर आंसर आप लिखवा के देते हैं। ठीक है, एक होता है। दूसरा आपका साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार में क्या है कि आप जरूरी नहीं है कि उनके लिए क्वेश्चन आयर बना करके ले जाओ। क्वेश्चन आयर वाला जो पोर्शन मैंने आपको बताया फर्स्ट में, उसमें आप क्वेश्चन आयर सेंड भी कर सकते हैं उनको कि मैं आपको ये प्रश्न दे रही हूँ, आप इसको फिलअप करके। जैसे आपने देखा होगा कई बार हम स्कूल में जाते हैं सर्वे करने के लिए, और पेपर बना करके ले जाते हैं, बच्चों को पेपर देते हैं, उस पेपर को कलेक्ट करते हैं और उसके आधार पर अवलोकन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और अपना रिजल्ट प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दूसरा है साक्षात्कार, हम उनसे पूछते हैं। ठीक है, और तीसरे होता है एक रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या होता है? आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप कॉल करते हैं, कई बार वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल। कॉल कटने के बाद वो आपको सीधा नीचे दिखा देता है कि आप इसको 1 स्टार देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे, आता है। वो भी एक सर्वे होता है। ठीक है, और उस सर्वे को आप क्या कहते हैं? रेटिंग स्केल कहते हैं। ठीक है, आप कहीं पे कॉल करते हैं किसी कंपनी को, वो आपको बोलता है कि गुणवत्ता की जांच करने के लिए आपसे पूछा जाता है कि आप उसको 1 स्टार देंगे, 2 स्टार देंगे, 3 स्टार देंगे, वो आपका रेटिंग स्केल हो गया। या आपका नंबरिंग पूछा जाता है। मान लीजिए टीचर का आपने फीडबैक फॉर्म बनाया है, तो आपने इधर लिखा है उत्तम, अति उत्तम, एवरेज, पुअर, वेरी पुअर, ऐसे करके आपने बना दिया, फिर आपको टिक मारना है उसमें से, तो क्या है? वो एक रेटिंग स्केल होता है। गेट इट और नॉट? ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ जी। चलिए, ठीक है। विलियम वुंट विलियम वुंट का आपने नाम सुना है? विलियम वुंट ने लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जिसकी हमने बार बार बात की है कि लिप्जिंग विश्वविद्यालय उसका पुराना नाम है और नया नाम उसका क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। तो इस लिप्जिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित की थी? यह प्रश्न कई बार हम तीनों दिन हम इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं। 2 दिन पहले भी पढ़ गया है, आज भी आ गया है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879। और ये लिप्जिंग विश्वविद्यालय है कहाँ? जर्मनी में। जर्मनी में है, वेरी गुड। भारतीय मनोविज्ञान संगठन की स्थापना कब होती है? भारतीय मनोविज्ञान संगठन। सर ये नहीं पता। 1989। राइट, 1924 में भारतीय मनोविज्ञान संगठन की स्थापना होती है और कलकत्ता में ही होती है। ठीक है, 1924 में, वही 1924 जब गांधी जी पहली और अंतिम बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे।
ठीक। एक बुक है साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये पुस्तक किसने लिखी है? साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सर स्किनर। वेरी गुड। कौन सा स्किनर? चार्ल्स स्किनर, जॉर्ज स्किनर, बीएफ स्किनर? BF स्किनर। ऑब्वियसली वीएफ स्किनर। ठीक है, हमारे पास मनोविज्ञान में 3 स्किनर का नाम आएगा, विलियम स्किनर, चार्ल्स स्किनर और बीएफ स्किनर। और शिक्षा मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो एक ही स्किनर का नाम आएगा, जिनका नाम है बीएफ स्किनर। ठीक है, व्यूनस फ्रेडरिक स्किनर इनका पूरा नाम है। 15वां सवाल, आपको नेक्स्ट सवाल देते हैं आपको, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। एक बुक लिखी है, ये किसने लिखी है? मोटिवेशनल एंड पर्सनैलिटी। सर ये मैस्लो की। मैस्लो की बुक है। वेरी गुड, मैस्लो ने पुस्तक लिखी है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना कब होती है? नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी। नहीं सर ये याद नहीं है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की होती है 1989 में। ठीक है, 1989 में, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, स्थापना हुई थी 1989 में। ठीक है, ये कुछ बिंदु थे। चलिए एक और सवाल पूछते हैं आपको कि संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, एक बुक है, इसे किसने लिखा है? इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि, गोलमैन एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने लिखी है। ठीक है, चाहे तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा सा एक छोटा छोटा एक ओवरव्यू ले रहे हैं हम। ठीक है, हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। आपने बहुत बार सुना होगा उसको। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। राइट, सुना होगा, बीएड में भी पढ़ा होगा आपने, सीटेट यूटेट के लिए जब अपना प्रिपरेशन किया होगा तब भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या फिर वृद्धि और विकास। क्लियर है? हाँ जी। वृद्धि और विकास, क्या अंतर है इनमें दोनों में? कोई बताएगा वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? वृद्धि और विकास। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मोटा मोटी आप बताइए जरा, आपको क्या लग रहा है, क्या अंतर हो सकता है इन दोनों में? सर वृद्धि तो जैसे शारीरिक होती है और विकास उसमें शारीरिक और मानसिक पक्ष दोनों आ जाएंगे। जैसे ह्यूमन की अच्छा, हाइट होती है वो ठीक है, वृद्धि, और ठीक है, हाइट और उसका मानसिक विकास जो होगा वो विकास कहलाएगा। ठीक है। और कुछ ये किसने बताया है? आप नाम बताएंगे अपना? सर प्रीति। प्रीति रावत। ठीक है, और कुछ, और क्या अंतर होता है? चलिए एक एक तरफ हम लिखते हैं वृद्धि और एक तरफ हम लिखते हैं विकास। ये हमारा ग्रोथ हो गया यानी कि वृद्धि है, डेवलपमेंट हो गया यानी कि विकास है। ठीक है, आपने क्या कहा कि ये होता है फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, और ये होता है क्या है? डेवलपमेंट में आपने क्या कहा? ये तो फिजिकल जो है दिखाई देता है हमको, यानी कि शारीरिक। ये शारीरिक और मानसिक दोनों विकास। ठीक है, और इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों हैं। ठीक है, ठीक है, फिजिकल एंड मेंटल दोनों आपके केस में आएगा क्या? डेवलपमेंट। और कुछ अंतर जिसमें आप और स्पष्ट जान सकें, या आपसे अगर पूछा जाए, मान लीजिए आपका कोई पेपर ऐसा है जहां पे लिखित परीक्षा हो। ठीक है, आपको लिखना पड़े, मतलब टिक ना मारना पड़े, और वहां आपके पास प्रश्न आ जाए 10 नंबर का कि वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली इतना तो लिखेंगे नहीं, तब आप क्या लिखेंगे?
दूसरा अंतर जी, पार्टिसिपेशन चाहता हूं मैं आप लोगों का। जो वृद्धि होती है वो केवल मात्रात्मक होती है और जो विकास होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। क्वांटिटेटिव है ना, हाँ जी। यानी मात्रात्मक। ठीक है, ये हो गया क्या क्या, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक। ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं बहुत साफ साफ, अगर साफ साफ लिखना है तो आप मेरे को बता दीजिए, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो फिर मैं थोड़ा सा साफ साफ लिखूंगा, मैं सिर्फ याद करने के लिए लिख रहा हूं कि आप कौन कौन से पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है जी, और क्या होगा, बहुत अच्छे, और कोई, प्रीति के अलावा और कोई? आई थिंक तब से प्रीति ही बोल रही है, मुझे एक ही आवाज सुनाई दे रही है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए चलिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, देखिए जो चीज हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो चीज हमको भौतिक रूप से दिखाई देती है, ठीक है, उसमें होने वाला कोई भी परिवर्तन जो होता है वो वृद्धि कहलाता है। ठीक है, जो चीज हमें भौतिक रूप से नहीं दिखाई देती है, महसूस होती है, वो क्या है, डेवलपमेंट है। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट में महसूस होने वाली चीजें जो भौतिक रूप से अदृश्य है वो चीजें भी आएगी, प्लस ये चीजें भी आ सकती है, ऐसा नहीं कि ये चीजें नहीं आएगी, लेकिन इसमें वो चीजें नहीं आएगी, इसमें ये वाली चीजें नहीं आएगी, लेकिन इसमें ये चीजें दोनों आएगी। जैसे आपने ये भी कहा कि क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट किसमें आएगा, वृद्धि में, लेकिन डेवलपमेंट, उसमें डेवलपमेंट में क्या आएगा, फिजिकल प्लस मेंटल। इसमें आपने कहा इसमें केवल क्वांटिटेटिव आता है, इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों आते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो वही मैं अभी कह रहा हूं आपको कि जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है वो तो हमारे पास किस में आता है, वृद्धि में आता है। जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देता है, जिसको हम महसूस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, संवेगात्मक रूप से देखते हैं, जो ये सब चीजें आपकी है, गुस्सा, क्रोध, ये सब जो चीजें आती है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, संवेगात्मक डेवलपमेंट होता है, या सोशल डेवलपमेंट होता है, या मेच्योरिटी आपकी होती है, वो सारी की सारी किस में आएगी, विकास में आएगी। मतलब ये चीजें भी आएगी और ये चीजें भी आएगी। ठीक है, ये चीजें कैसे आती है, इन चीजों का एग्जांपल आप कैसे देंगे, वृद्धि को आप कैसे उसमें, मतलब शारीरिक विकास, शारीरिक वृद्धि अगर हो रही है, बच्चा पहले 3 फीट का है और फिर वो बाद में कुछ सालों बाद 5 फीट का हो जाता है, तो वृद्धि तो हो गई, हमने कहा कि वो फिजिकली दिख रहा है हमको, तो इसमें हम डेवलपमेंट कैसे जोड़ेंगे। अभी मैं मेंटल की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं इमोशनल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं मेच्योरिटी लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे को दिख रहा है अभी बच्चा इतना है, ठीक है, और फिर कुछ सालों बाद बच्चा इतना हो जाता है। सिर्फ आप फिजिकल देखने के बाद आप में क्या अंतर लग रहा है, इसको आप ने कहा ग्रोथ, और ग्रोथ के साथ साथ आपने कहा डेवलपमेंट। और क्या डेवलपमेंट हो सकता है इसमें, भाई अगर बालक बड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसकी मांसपेशियां मजबूत हुई हुई होगी, ठीक है, उसका वेट बढ़ना, भार बढ़ना, ये सब चीजें भले ही वृद्धि में आती है, लेकिन उन मांसपेशियों में ताकत आना, जैसे अगर हम बात करते हैं 4 साल का, 5 साल का बच्चा है, वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है, कुछ समय बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका शरीर भी बढ़ जाता है, लेकिन उसके अंदर स्ट्रांगनेस भी आती है। मैं फिजिकल की बात कर रहा हूँ, स्ट्रांगनेस भी आती है, मैं अभी माइंड पे नहीं जा रहा हूँ, मैं उसके मन पर नहीं जा रहा हूँ कि संवेगात्मक विकास हुआ है या सामाजिक विकास हुआ है या मैच्योरिटी लेवल डेवलप हुआ है, उस पर नहीं बात कर रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब छोटा बच्चा है वो अपने दांत से अखरोट नहीं तोड़ सकता है, जब वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो अपने दांत से अखरोट तोड़ पाता है। छोटा बच्चा है वो ढक्कन नहीं खोल पा रहा है किसी बोतल का, 5-10 साल का बच्चा है, लेकिन जब वही बच्चा 18-20 साल का होता है तो ढक्कन खोल पाता है। इट मीन्स कि उसका शरीर बढ़ने के साथ साथ उसकी ताकत भी बढ़ी है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हाँ जी। चलिए ठीक है, और क्या हो सकता है कि वृद्धि को हम स्पष्ट रूप से मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं। वृद्धि का जो मेजरमेंट है वो हम स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। ठीक है, अभी बच्चा इतना है, अभी बच्चा 3 फीट का है, फिर बच्चा 5 फीट का हो गया, अभी इसका वेट 20 किलो है और उसके बाद इसका वेट 40 किलो हो गया है। क्लियर और नॉट? ठीक है, लेकिन उसके अंदर कितनी ताकत आई है,
कितना उसके अंदर जो है, जो उसकी मांसपेशियां हैं, जो उसकी बोन है, उसकी हड्डियां हैं, वो उसकी कितनी मजबूत हुई है? क्या हम इसका सही सही अनुपात या मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं नहीं सर। कर सकते, है ना? आप इतना तो अवश्य बता सकते हैं कि हाँ, पहले से अब ये ज्यादा ताकतवर हो गया है, पहले से इसके मांसपेशियां या अस्थियां, हड्डियां जो भी है, वो पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। लेकिन कितने ज्यादा मजबूत हो गई है, ये आप स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह सकते हैं। जबकि इसको आप बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बता सकते हैं कि भाई पहले 20 किलो का था, अब 40 किलो का है। पहले 3 फीट 1 इंच का था, अब 5 फीट 2 इंच का है। राइट? ये आप स्पष्ट रूप से, तो वृद्धि जो है उसका मानक होता है, उसका मापन होता है, उस मापन को आप, उस मेजरमेंट को आप फिक्स कर सकते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट का मेजरमेंट होता है, डेवलपमेंट का मेजरमेंट आप फिक्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है? जैसे आप परीक्षा में अगर आप सवाल पूछते हैं, मान लीजिए आपने पेपर दे दिया है और पेपर में आपने 40 बच्चे आपकी क्लास में बैठे हैं, एक पेपर आपने दिया है, किसी के 10 नंबर आ रहे, किसी के 20, किसी के 30, किसी के 35 नंबर तक आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो 40 नंबर वाला 35 नंबर वाला है, वो 30 वाले से हर मायने में तेज है? आवश्यक नहीं है। ठीक है? आवश्यक नहीं है। तो यहां पर भी क्या है कि डेवलपमेंट अगर आप किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो आप उसको फिक्स नहीं कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन आप उसको फिक्स नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक आउटलाइन आप नहीं दे सकते हैं कि हाँ, हम इसका जो मेजरमेंट है, जो इसका मापन है, वो बिल्कुल विशुद्ध है और वो इतना ही। ठीक है? और क्या हो सकता है? चलिए ठीक है, ये सब चीजें हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को वृद्धि और विकास का जो अंतर है वो आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ में आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग नहीं बोल रहे हैं उन लोगों को भी वृद्धि और विकास में अंतर पता है। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि अगर नहीं पता होता तो शायद उनके क्रॉस क्वेश्चन आ चुके होते। तो अब हम पढ़ते हैं वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कि कैसे हमारी ये जो वृद्धि और विकास है, इसकी अवस्थाएं क्या होती है, इसकी स्टेजेस क्या होती है, कैसे ये जो है डेवलप होता है। ठीक है? वृद्धि को तो हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम विकास को पढ़ेंगे। विकास में हमारे पास 2-3 थ्योरी आएगी। एक थ्योरी जनरल थ्योरी आएगी और उसके बाद हम दूसरी थ्योरी लेंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी, उसमें लेंगे हम जीन पियाजे को, जिसमें आपको पता है कि बाल विकास पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने कार्य किया है वो जीन पियाजे ने किया है। ठीक है? क्लियर है? तो जी मैं सर। इसको मिटा करके बाल विकास पे आ जाऊं सीधा। हाँ जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है? बाल विकास, बाल विकास की कुछ स्टेजेस होती है, कुछ अवस्थाएं होती हैं कि जैसे जैसे बाल विकास होता है, बाल मतलब, देखिए, बाल का मतलब आप केवल बालक से मत समझिए। बाल का मतलब बच्चे से है, बालक और बालिका हम दोनों की बात कर रहे हैं। जहां हमें डिफरेंशिएट करना होगा आगे 12-13 साल के बाद डिफरेंशिएट करना होगा, वहां हम अलग अलग कर देंगे। 10-12 साल तक उनके ग्रोथ डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल साथ चलेगा। ठीक है? तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि अगर मैं बाल विकास बोल रहा हूं तो वो बाल का मतलब बालक से है या फिर बाल का मतलब बालिका से है। ठीक है? तो देखिए, बाल विकास में हमारे पास कुछ स्टेजेस बताई गई है, जिसमें से हमारे पास 7-8 स्टेजेस है। ठीक है? 6-7 स्टेजेस है, सॉरी, 6 स्टेजेस है। ठीक है? नंबर 1, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग भी मेरे साथ दोहरा सकते हैं, आप लोग भी बोल सकते हैं। नंबर 1 किस स्टेज को कहेंगे आप? इसको आप गर्भ काल भी कह सकते हैं, इसको आप प्रसव से पूर्व की अवस्था भी कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? प्री नेटल स्टेज। ठीक है? प्री नेटल स्टेज। ठीक है? प्री नेटल स्टेज, या आप कहेंगे पूर्व प्रसव काल या गर्भ काल, लिखूं क्या लिखूं? कुछ भी लिख लेते हैं, आप तो समझ ही जाएंगे। ठीक है?
तो पहली स्टेज हमारी क्या है, प्री नेटल स्टेज है या गर्भकाल स्टेज है। ठीक है, इस गर्भकाल में कौन सा पीरियड आता है, किस समय से किस समय तक आता है। ठीक है, देखिए आप लोगों में, अब आप लोगों की स्थिति, मैं किसी से नहीं मिला हूं, आप लोगों से मिला भी होगा तो मुझे अभी नहीं पता है कि मैं आप लोगों से मिला हूं या नहीं मिला हूं। ठीक है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं बिल्कुल कि आप 21 से लेकर 40 की अवस्था में हैं। ठीक है, जो हमारी क्या होती है, एक एडोलसेंस की अवस्था होती है, एक प्रौढ़ अवस्था होती है जिसको हम बात कहें। ठीक है, इस अवस्था में इंसान बहुत सारी चीजें वो खुद समझ सकता है। ठीक है, बहुत बेसिक सा सवाल मैं आपको बताता हूं कि बालक का, बालक मतलब बालक बालिका दोनों की बात कर रहा हूं, बालक का गर्भकाल कितने दिन या कितने महीने का होता है, कितने महीने का होता है बालक का गर्भकाल, सर बताया 0 से जाता। 9 मंथ। 0 से 9 9 मंथ, मंथ। 9 मंथ होता है एग्जैक्टली। आदर्श गर्भकाल की अगर मैं बात करूं आपको, ठीक है, किसी का प्री मेच्योर हो जाता है, किसी को थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, लेकिन मैं आदर्श की बात कर रहा हूं। आदर्श गर्भकाल जो होता है, ठीक है, वो कितना देर होता है, मेरे को बताएंगे आप जरा। ये होता है 9 माह 10 दिन। क्या आपको ये सब चीजें पता थी? 280 दिन इसमें टोटल होते हैं। ठीक है, बच्चा 9वें महीने पैदा नहीं होता है, बच्चा 10वें महीने पैदा होता है। राइट, अब आप कहेंगे कि सर हमने तो सुना था 9वें महीने पैदा होता है। बच्चे की जो आदर्श स्थिति होती है जन्म लेने की, तो 10वें महीने की होती है। और ये बात देखिए, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, ये जो बहुत सारी चीजें हैं, ये हमारी चीजें अब आ रखी है। ये बात हमारे पास वेदों में लिखी गई है। जब हम 16 संस्कार की बात करते हैं ना, तो उसमें 10वें माह मतलब जैसे ही आपका 9 महीना खत्म हो जाता है, 10वें माह भजन कीर्तन, सॉरी भजन कीर्तन नहीं, जो अपने कुल देवता है, तो अपने कुल देवता के पास अवतार, उसके अवतरण की प्रार्थना की जाती है। बालक या बालिका के अवतरण की प्रार्थना की जाती है। अब उनको पता है कि 10वें महीने बालक का जन्म होगा, बालक या बालिका का जन्म होगा। ठीक है, ये बहुत पुरानी बातें हैं, बहुत पहले सिद्ध कर चुके हैं हमारे ऋषि मुनि। ठीक है, ये उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है क्या जो हमारे ये अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन वगैरह जो हो रहा है आजकल, वो डॉक्टरों की भाषा में है, जो भी है। चलिए ठीक है, वापस चलते हैं कि हमारे पास क्या होता है, 280 दिन होते हैं। अगर हम इसको सप्ताह, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बालक का जो जन्म होता है, जो आदर्श गर्भकाल की अवस्था होती है, वो कितने दिन होती है, तो 280 डेज होती है। और कई बार सप्ताह में भी पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया था या फिर राजस्थान टेट में पूछा गया था कि बालक का जो आदर्श स्थिति होती है जन्म लेने की, वो कब होती है, तो वो होते हैं 40 सप्ताह। ठीक है, अगर मान लीजिए भूल भी जाओ कभी, तो क्या कर लेना फिर, अगर ये आंकड़ा याद रहेगा तो 40 गुना 7, 7 चौके 28, 1 0 यहां से फ्री में आई तो फ्री में लगा दो 280 दिन। ठीक है, अगर कई बार ये डेटा याद रहेगा, सप्ताह भूल गए, तो क्या करना, 280 डिवाइड बाई 7 करना, 7 चौके 28, ये 0 यहाँ नीचे आ गई, यहां से ऊपर उठा दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 40 सप्ताह हो गया। ठीक, पूछा जाए 9 माह 10 दिन। ठीक है, अगर महीने में पूछा जाए, दिन में पूछा जाए तो 280 दिन, सप्ताह में पूछा जाए तो 40 दिन। ठीक है, ये क्या है, ये मानव का गर्भकाल है। क्लियर है यहां तक, कोई समस्या? अच्छा, मैंने कहा कि बाल विकास, विकास की अगर मैं बात करूं तो क्या इस काल में भी मानव का विकास होता है, या केवल ग्रोथ होती है? यू आर गेटिंग बोर आई थिंक। दोनों होगा। दोनों होगा, कैसे होंगे? बच्चा एक टिश्यू के रूप में मां के गर्भ में जाता है,
और जब वो बाहर निकलता है माँ के गर्भ से तो उसका वेट 2, 3, 4 किलो तक होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से इसका डेवलपमेंट भी हो जा ग्रोथ भी हो रही है। और दूसरा, एक टिश्यू से लेकर के उसके अंदर अस्थियां बनना, उसके अंदर मांसपेशियां बनना, तो ये क्या है, डेवलपमेंट का भी रूप है। और दूसरा, उसके अंदर और भी चीजें, ये तो मैंने सिर्फ फिजिक्स की बात कही है, चीजें मतलब बच्चा सीखता भी है। हमारे पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कौन, फिर आप कहेंगे अभिमन्यु। बिल्कुल ठीक है, अभिमन्यु को हमने क्या कहा था कि उसने चक्रव्यूह में घुसने की जो योजना है वो माँ के गर्भ से सीखी थी। एम आई राइट? हाँ जी सर। ठीक है, तो ये गर्भ काल होता है हमारा कब से, आप इसको लिख सकते हैं 0 से 9 मंथ या 0 से 9 मंथ 10 डेज, जो भी होगा। ठीक है, ये आप उसको लिख सकते हैं कौन सा, प्री नेटल स्टेज यानी कि गर्भ काल। इसके बाद आता है हमारा शैशव काल। शैशव काल, ठीक है, इसके बाद आता है शैशव काल। शैशव काल को हम क्या कहते हैं, चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है, चाइल्डहुड स्टेज होती है। ये चाइल्डहुड स्टेज कब से कब तक होती है, शैशव अवस्था? इसको आप लिख सकते हैं प्रसव तक, है ना। ये होती है आपके 0 से या जन्म से, ठीक है, या ये भी आ सकता है आपके प्रश्न कई बार, जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, या 0 से आएगा, मैंने ऑब्लिक लगा रखा है, 0 से आएगा या फिर जन्म से आएगा, जन्म से 2 वर्ष या फिर 0 से 2 वर्ष। ये क्या है, आपकी शैशव अवस्था है। ठीक है, इसके अलावा आपकी क्या होती है, तीसरी जो अवस्था है वो आती है आपकी बाल्य अवस्था। ठीक है, बाल्य अवस्था, बाल्य अवस्था को हम क्या कहते हैं, एक मिनट, शैशव अवस्था को चाइल्डहुड नहीं कहेंगे, सॉरी सॉरी, चाइल्डहुड तो ये होगी ना। ठीक है, शैशव अवस्था को क्या कहते हैं, इन्फेंसी, यस इन्फेंसी, इन्फेंसी, इन्फेंसी कहते हैं। एडोलसेंस तो किशोरावस्था हुई ना, इन्फेंसी कहते हैं। ठीक है, तो शैशव काल क्या हो गया, इन्फेंसी। इन्फेंसी क्या होता है, 0 से या जन्म से 2 वर्ष तक। फिर बाल्य अवस्था उसके बाद आती है। बाल्य अवस्था कब से होती है, फिर 3 से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। ठीक है, 3 वर्ष से 11 वर्ष। ठीक है, इसको आप 2 पार्ट में भी बांट सकते हैं, पूर्व बाल्य अवस्था और उत्तर बाल्य अवस्था। ठीक है, आप चाहें तो इसको बांट सकते हैं, पूर्व बाल्य अवस्था, ठीक है, और उत्तर बाल्य अवस्था। ठीक है, प्री चाइल्डहुड स्टेज और लेटर चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है, और अगर प्री चाइल्डहुड स्टेज की हम बात करें तो ये होगा आपका 3 to 6 और ये होगा फिर आपका 7 to 11। ठीक है, ये हमने जनरली आपको कैटेगराइज कर दी है, इनकी एज कैटेगराइज कर रहे हैं हम, अभी और ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं हम। ठीक, इसके बाद हमारे पास जो चौथी स्टेज आती है वो आती है किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था, जिसको आप एडोलसेंस कहते हैं। ठीक है, और इसका जो एज होता है वो होता है 12 से लेकर के 16 वर्ष। क्लियर है? आप अपना माइक बंद कर दीजिए, माइक में कुछ आवाज गूंज रही है। वीरेंद्र जी, आप माइक बंद कर लेंगे प्लीज, हैं? हाँ, वीरेंद्र जी के सवाल आ रहे हैं। ठीक है, अब आवाज सही है, ठीक, अब सही है ना आवाज? ठीक है, तो किशोरावस्था क्या है आपकी, 12 से लेकर 16 वर्ष तक है। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है प्रौढ़ या फिर वयस्क अवस्था, जिसको आप कहते हैं। ठीक है, प्रौढ़ या फिर वयस्क अवस्था, जिसको आप क्या कहते हैं,
एडल्टहुड भी आप कहते हैं। ये आपके एडोलसेंस हो गया, ये आपका एडल्टहुड हो गया। और एडल्टहुड में क्या कौन सा एज आता है आपका, एज ग्रुप अगर हम बात करें तो कौन सा आता है, लगभग आपका 17-18 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और कहां तक जाएगा, पूरा 60 वर्ष तक जाएगा, ठीक है। और छठी जो आपकी स्टेज आएगी वो कौन सी आएगी, फिर आपकी वृद्धावस्था आएगी, जिसको आप ओल्ड एज कहते हैं। ठीक है, ओल्ड एज कहते हैं। और ये क्या होते हैं, 60+। कब तक, जब तक इंसान जीवित रहेगा तब तक ये रहती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, बाल विकास में ये 6 स्टेजेस हमारे पास बताई गई है। कौन सी, प्री नेटल, ठीक है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड स्टेज, ठीक है, चाइल्डहुड इसको 2 भागों में बांटा आपने, प्री चाइल्डहुड स्टेज एंड लेटर चाइल्डहुड स्टेज, एडोलसेंस, ठीक है, और दूसरा आपने बांटा है एडल्टहुड, और लास्ट में आपने बांटा है ओल्ड एज। हिंदी में अगर हम कहें तो गर्भकाल या प्रसव पूर्व काल इसको हम कहेंगे, दूसरा है शैशव काल, तीसरा है बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था के 2 भाग बनाए हमने, पूर्व बाल्य अवस्था और उत्तर बाल्य अवस्था, ठीक है। फिर है किशोरावस्था, फिर है वयस्क या प्रौढ़ अवस्था, फिर है वृद्धा अवस्था। ये हम 6 भागों में इसमें बांटा है। अच्छा, इसको 6 भागों में बांटने का मतलब क्या है, आधार क्या है, क्यों बांटा हमने 6 भागों में, इसको हम एक साथ क्यों नहीं पढ़ा है, इसको हमने इसलिए 6 भागों में बांटा है क्योंकि इसमें हमको अंतर दिखाई देता है। जो एक्टिविटीज, जो विशेषता बालक की यहाँ पर है वो यहाँ पर नहीं है, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाते हैं। विकास और वृद्धि दोनों में उसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने इसको बांटा है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर हम इस अवस्था को जैसे 12 से 16 लेकर के चल रहे हैं और दूसरी वाली हमने 17 से 60 कर दी है या 18 से 60 कर दी है, तो आप ये मत समझना कि एकदम जैसे बच्चा क्या हो गया, 6 वर्ष तक या हम कहें कि 2 वर्ष तक उसमें किसमें है, शैशव काल में है, और 3 वर्ष में ही वो बाल्य अवस्था में चला जाएगा तो उसमें एकदम चेंजेस आ जाएंगे। ये हमने एज डिफाइन किया है, बालक में चेंज एकदम से नहीं होंगे, उसमें चेंज होने में थोड़ा सा अंतर होगा। फिर दूसरा कि अंतर होने के जो रीजन होंगे, जो उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो गति होगी, जो दर होगा, वो डिपेंड करेगा बहुत सारी चीजों पे। और बहुत सारी चीजें क्या होती है, फिर उसके इंडिविजुअल जो क्वालिटीज होती है उस पे होती है, उसका वातावरण, उसका वंशानुक्रम, ये बहुत सारी चीजें हैं। इस पे हम बाद में बात करेंगे कि उसको प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रभावित करने वाले कारकों की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम एक जनरल थ्योरी पढ़ रहे हैं कि ये जनरल थ्योरी ये कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब अगर हम विशेषताओं की बात करें तो पहला हमारा जो स्टेज है जिसको हम प्री नेटल एज कहते हैं, इस प्री नेटल एज में इस अवस्था को जैसे ही माँ को ये पता चलता है कि गर्भ ग्रहण हो चुका है, तब से ही बालक का विकास होने लगता है, पेट में ही उसका विकास होने लगता है। वो खाना पीना खाता है तो माँ से ही खाना पीना खाता है, श्वसन क्रिया करता है तो वो भी माँ के ही पेट से माँ के ही द्वारा उस श्वसन क्रिया को करता है, ठीक है। तो और उसका जितना भी डेवलपमेंट, जितना भी ग्रोथ होता है वो माँ के पेट से ही उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। और इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, प्रसव पूर्व की अवस्था कहते हैं, या गर्भकाल की अवस्था कहते हैं, या प्री नेटल एज कहते हैं, ठीक है। इसमें बच्चा पूरी उसकी एक्टिविटीज होने लगती है। आप देखेंगे कि लास्ट में जब 6-7-8 महीने होने लगते हैं, 6 तो नहीं शायद 7-8 महीने में, 9 महीने में, तो माँ को ये पता चल जाता है कि बच्चा करवट ले रहा है, बच्चा हाथ पैर मार रहा है, तो उनको ये एहसास होने लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अब बच्चा क्या हो चुका है, काफी कुछ डेवलप हो चुका है, ठीक है। दूसरी अवस्था हमारे पास आती है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था में क्या है कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था जो होती है वो बालक की शैशव अवस्था होती है। इसमें बालक का जो सेंसरी डेवलपमेंट है, इंद्रियों से कुछ चीजों को प्राप्त करने का, जानकारी को प्राप्त करने का जो आप क्या कहते हैं सेंस है, वो उसके अंदर डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। आप बच्चे को बोलेंगे कि आग को मत छुइए तो वो नहीं मानेगा, जब तक उसने खुद नहीं छुआ, उसको गर्म लगा तब उसने उस चीजों को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो बहुत रेयर एंड रेयर केस में ऐसा है कि आप जो है बहुत छोटी छोटी चीजों को बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, वरना 0 से लेकर के 2 वर्ष का जो बच्चा होता है वो
किसी भी चीज को देखेगा, उठाएगा, मुंह में डालने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं उसके अंदर। तो इसमें क्या है, इसमें वो खुद सेंस करना चाहता है किसी चीज को, ठीक है। और इतना ही नहीं कि इस एज में बालक फिर चलना भी सीखता है, ठीक है, चलना भी सीखता है, और बहुत सारी जो उसकी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को सीखता है। अच्छा, इसको भी हम 2-3 पोर्शन में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो उसका पोर्शन होता है वो होता है 30 डेज का, 0 to 30 डेज का। इस 0 to 30 डेज में, यानी कि 1 महीने का जो पीरियड होता है, उस 1 महीने के पीरियड में बालक को केवल और केवल वो एक चीज जानता है, ठीक है, वो जानता है चूसना, जिसको वो आपको अंगुली आप उसके मुंह में रखेंगे, उसको दूध की तरह पिएगा, ठीक है। आप उसके मुंह में बोतल डालेंगे, उसको वो दूध की तरह पिएगा, ठीक। तो वो सिर्फ और सिर्फ पीना जानता है, और अदर क्रिया के बाद उसकी जो नेचुरल क्रिया होती है, जिसको आप सुसु पॉटी बोलते हैं, वो चीजें आती है, और रोना आता है, अभी वो हंसता भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद वाली जो क्रियाएं होती है या अवस्था होती है, इसके बाद वाली अवस्था में वो फिर पहचान, अब उसकी आंखें खुल जाती है, ठीक है, वो पहचानता है। आप देखेंगे कि जो चेहरा उसके पास लगातार आएगा, उस चेहरे को देख करके वो स्माइल करेगा, स्माइल से वेलकम करेगा वो उस व्यक्ति का, ठीक है। वो गोद पहचानेगा कि किसके पास मुझे रहना है, किसके पास मुझे नहीं रहना है। तो ये जो सारा का सारा वो सेंस करता है, वो भी बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, बोल नहीं पा रहा है कि मेरे को माँ की गोद में अच्छा लग रहा है, पिता की गोद में अच्छा नहीं लग रहा है, कि माँ की गोद में अच्छा लग रहा है, किसी और ने, पड़ोसियों ने पकड़ा है, उसकी गोद में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो सेंस कर रहा है किसी और ने पकड़ा है तो वो रोलेगा, ठीक है। तो ये अवस्था उसकी डेवलपमेंट हो जाता है इस अवस्था में, ठीक। और क्या होता है कि बच्चा अनुकरण करने लगता है, जब वो चलने लगता है, 1.5 साल बाद, आपके घरों में भी बच्चे होंगे, 1.5 साल बाद चलने लगता है, 2 साल में चलने लगता है, तो वो आपने देखा होगा, आप बोलते हैं बच्चों को कि बेटा जय करो, जय करो, तो वो उस चीजों को करने लगता है, क्योंकि उसने देखा है, अपने से बड़ों को देखा है। उसको नहीं पता कि नमस्ते का मतलब क्या होता है, या जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको नमस्ते करनी पड़ती है, ये एटिकेट होता है, उसको एटिकेट नहीं पता। वो सिर्फ अनुकरण कर रहा है क्योंकि बड़े कर रहे हैं, ठीक है। दादाजी चल रहे हैं, थोड़ा सा झुक के चल रहे हैं, तो बच्चा भी झुकने की कोशिश कर रहा है, झुक करके चलने की कोशिश कर रहा है। आपने ये क्रियाएं बहुत देखी होगी अपने घरों पे, ठीक है। तो ये क्या है, अनुकरण करने की जो स्थिति होती है उसकी, वो इस एज में उसकी होती है। उसको आप अनुकरण कह सकते हैं, इमिटेशन कह सकते हैं, आप इसको नकल कह सकते हैं, कॉपी कह सकते हैं, ठीक है। बालक का जो विकास होता है इस गति में, वो बहुत तेजी से होता है। आप देखेंगे कि 2 साल में बच्चा, अगर 3 किलो का आपका बच्चा पैदा हुआ है, तो 2 साल में ही, जब तक 2 साल खत्म होते हैं, तब तक वो 8 से 10 किलो का हो जाता है। अगर आप एवरेज लगाएंगे तो हर 3 महीने में उसका 1 किलो वेट बढ़ जाता है। क्या ये स्थिति आपकी 20 साल के बाद हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है, राइट। इसके अलावा बच्चे के अंदर आत्म प्रेम वगैरह की जो भावना है वो विकसित हो जाती है। आपने देखा होगा कि बच्चा इस एज में, जब वो साल, 1.5 साल, 2 साल का होता है, तो अगर वो माँ के पास रह रहा है तो किसी और के पास जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा। और लोग उसको पकड़ना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं घर वाले, लेकिन वो उनके पास नहीं जाएगा, चाहे उसकी माँ कितनी ही थकी है। उसे वो नहीं पता कि मेरी माँ थकी है, उसको ये पता है कि मुझे माँ के पास जाना है, मैं माँ से प्रेम कर रहा हूँ, तो वो माँ के पास ही रहेगा, ठीक है। ये सब चीजें, ये अवस्था डेवलपमेंट होती है उसकी, किसमें? शैशव काल में। फिर इसके बाद आता है हमारे पास बाल्यकाल। बाल्यकाल में क्या है कि अब बालक जो है थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, यानी कि 3 से 11 साल, 12 साल तक का हो चुका है। इसमें वो फिर परिवार के प्रत्येक सदस्यों के साथ, ठीक है, परिवार के प्रत्येक सदस्यों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है। उसके अंदर सामाजिकता बढ़ती है। आप ये देखेंगे कि इस एज में बालक क्या करता है कि खिलौने लेके आता है, खिलौने के साथ खेलेगा, ठीक है। आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, उनकी एक अलग दुनिया हो जाती है। वो आपके पास खाना पका के लेकर के आ जा रहे हैं, ठीक है, खाना पका के लेके आ रहे हैं, आपको खाना पड़ता है, वो आपको डरा रहे हैं, आपको डरना पड़ता है, वो आपके साथ बैठ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके अंदर क्या हो जाती है, सामाजिकता आ जाती है, ठीक है। वो समाज के साथ घुलना चाहता है, ठीक। इसको आप टॉय एज भी कहते हैं। और वो फिर पहचानने भी लगता है, फिर आकृतियों को पहचानने लगता है, रंगों को पहचानने लगता है, अपनों को, परायों को पहचानने लगता है, वो बहुत सारी चीजें। और इस एज में सबसे ज्यादा जो बालक के अंदर होता है, वो होते हैं सहयोग की भावना, ठीक है। आप देखेंगे, अगर आपके घर में 3-4 साल की बिटिया है, तो वो ये कोशिश करेगी माँ के साथ कि मैं मम्मी आपके साथ रोटी बनाऊं। ये स्थिति आपने देखी होगी, सामान्यतः सभी घरों में ये स्थिति होती है, ठीक है।
तो उसका ये नहीं है कि मुझे खेलना है, मुझे अपना, वो हेल्प करना चाहती है। आप झाड़ू मार रहे हैं तो वो भी झाड़ू उठा करके झाड़ू मारने चलेगी। वो चाहती है कि मैं हेल्प करूं, ठीक है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन, आप जानते हैं कि जब बच्चा खेलता है, 4-5 साल का जो बच्चा है, जब वो खेल रहा है आपके साथ, तो समझ रहा है कि आप उसको मजाक में मार रहे हैं या आप उसको गुस्से से मार रहे हैं। गुस्से से आपने देख भी लिया है तो आजकल के बच्चे तुरंत रोने लगते हैं, और मजाक में आप उसके साथ खेल लो तो वो खेल भी लेता है। आपने उसके साथ मार भी दिया है, लग भी गई है उसको मजाक मजाक में, तो वो चल जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होता है, ये ऑब्जर्वेशन, या फिर आप कहेंगे कि ये सेंस, या फिर आप कहेंगे कि इमोशनल जो डेवलपमेंट है, वो इमोशनल डेवलपमेंट उसके अंदर शुरू हो जाता है। किसमें? बाल्य अवस्था में, ठीक है। बाल्य अवस्था में फिर आपने दो चीजें और देखी होगी, ठीक। अगर आपके घर में बच्चे होंगे, ठीक है, होंगे, बिल्कुल होंगे, आपके घर में नहीं होंगे तो आपने ऑब्वियसली, आप ऐसा तो नहीं है कि आपने 3 से 11 वर्ष के 12 वर्ष के बच्चे नहीं देखे होंगे, ऑब्वियसली देखे होंगे, ठीक है। तो लड़का अगर है तो अपनी माँ के प्रति ज्यादा आकर्षित होगा, और लड़की है वो अपने पिता के प्रति आकर्षित होगी। क्या ऐसा होता है, मुझे आप बताइए, क्या ऐसा होता है कि 3 से 11 साल तक का जो बच्चा होगा, बिटिया अपने पिता की तरफ और बेटा अपनी माँ की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है? आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, जो आपने देखा है अपने घर में, अपने समाज में। जी प्लीज। माइक ऑन कर दीजिए और बता दीजिए। बेटा अपने माँ के साथ रहना ज्यादा पसंद करता है और बेटी अपने पिता के साथ ज्यादा रहना पसंद करती है। जी बताइए, बताइए प्रीति, आपका माइक ऑन है, वीरेंद्र आपका माइक भी ऑन है, गरिमा जी आपका माइक ऑन नहीं है, बता सकते हैं आप लोग, क्या ऐसा देखा है आपने, यस और नो? हाँ जी, हाँ जी सर। क्यों होता है ऐसा? चलिए ठीक है, क्यों होता है उसको छोड़िए। इसके लिए मनोविज्ञान में एक शब्द है, ठीक है, ओडिपस। आप इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, इसका हिंदी नहीं है हमारे पास, ठीक है। ओडिपस जो शब्द होता है, ओडिपस की अवस्था तब होती है, कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है ना कि ओडिपस किसको कहते हैं, तो ओडिपस की अवस्था यह होती है जब बालक जो है अपनी माता के प्रति ज्यादा आकर्षित होता है, माता के साथ रहना ज्यादा पसंद करता है, ठीक है, उसको ओडिपस कहते हैं। नोट कर दीजिए, इस बात को लिख लीजिए आप लोग। क्लियर और नॉट? और जब बिटिया अपने पिता की तरफ ज्यादा आकर्षित होती है, पिता के साथ ज्यादा रहना पसंद करती है, तो उसे इलेक्ट्रा कहते हैं। क्लियर है? ओडिपस और इलेक्ट्रा, मैंने दो शब्द आपको बताए हैं, ये क्लियर है आपको और नहीं है? जी हाँ जी गरिमा सर। जी, इलेक्ट्रा किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रा पिता की तरफ आकर्षित होती है। किसका? बालक का, बालिका का? बेटी जब अपने बालिका जब पिता की अपने तरफ आकर्षित ज्यादा होती पिता है, के पिता प्रति के साथ ज्यादा रहना तो लगती है, इलेक्ट्रा। ठीक है, तो उसको आप इलेक्ट्रा कहते हैं। और बेटा जब माँ की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है, माँ के साथ रहना पसंद करता है, तो उसको ओडिपस कहते हैं, ठीक है। ऐसा सामान्यतः इस एज में होता है, इस अवस्था में होता है। क्लियर है? अपोजिट सेक्स के प्रति ज्यादा आकर्षण होना, ठीक है, इस एज में सबसे ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है किशोरावस्था, ठीक है, जिसको आप किसकी अवस्था कहते हैं? तूफान, आंधी तूफान, न जाने क्या क्या नाम दिए हैं विद्वानों ने इसके, ठीक है। सीएल हॉल ने क्या नाम दिया है इसके, कि ये जो अवस्था होती है, ये सर्वाधिक दबाव की अवस्था होती है, सर्वाधिक तूफान की अवस्था होती है, सर्वाधिक संघर्ष की अवस्था होती है, सर्वाधिक तनाव की अवस्था होती है। क्लियर? ठीक है, यही वो एज होती है जब इंसान सबसे ज्यादा विरोध करता है अपने घर वालों का भी। ठीक है, किशोरावस्था। और क्या क्या विशेषता होती है किशोरावस्था की? इस अवस्था में मानसिक विकास काफी तेज होने शुरू शुरू हो जाता है। इसको भी अगर हम जो है अलग अलग पोर्शन में बांटे
तो इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स हमारे होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं। मतलब आप स्पष्ट रूप से, फिर अभी तक आप जो है बहुत ज्यादा अंतर नहीं कर पाते हैं कि बेटा है या बेटी है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि आपने बाल लंबे लंबे छोड़े हैं बेटी के, वो हम 4-5 साल में ही छोड़ना शुरू कर देते हैं और बेटे के बाल जो है काट देते हैं, ठीक है, वो सब चीजें बाह्य चीजें हैं। अगर हम एक जैसा उनका ड्रेसअप रखें, एक जैसा हम उनका आउटलुक रखें, तो बाल्य अवस्था तक हम बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट उनमें नहीं कर सकते हैं। और किशोरावस्था में आते ही क्या होता है, उनके सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं और हम पहचान कर पाते हैं कि कौन बालक है और कौन बालिका है, ठीक है। जैसे बालकों में हल्की हल्की दाढ़ी मूछों का उगना, ठीक है, उसकी आवाज का मोटा होना, लड़की की आवाज का पतला होना, ये सब चीजें क्या होती है, उसके जो विशेषता उसकी होती है, ठीक है, उस विशेषता की ओर जो है क्या होता है, अग्रसर होता है, ये पहचान उसकी होने लगती है। इसके अलावा क्या है, उसके अंदर मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार का चिंतन होने लगता है। मतलब वो चीजें भी सोचता है जो अमूर्त है, जो हमारे सामने फिजिकल रूप से प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उसको फॉलो करना शुरू कर देता है, ठीक है। संघर्ष, मतलब आप कहेंगे ये अवस्था सबसे ज्यादा संघर्ष, तनाव, ये सब चीजें आपने बात कही है, तो इसमें सबसे ज्यादा वो परिवार के प्रति, अपनों के प्रति अट्रैक्ट भी होता है और सबसे ज्यादा विरोध करने की भावना भी होती है। आपने देखा होगा कि जब आपको पता चलता है कि हमारा जो बच्चा है वो 12-13 साल से ऊपर होने लगता है, तो सबसे ज्यादा ध्यान देने की उसमें आवश्यकता है, क्योंकि अगर बनेगा तो भी यही मतलब स्टेज है उसकी, और बिगड़ेगा तो भी यही स्टेज सबसे ज्यादा है, क्योंकि जब वो 18-20 साल से बच्चा ऊपर हो जाता है तो उसके बिगड़ने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा मेच्योरिटी आ जाती है, वो पहचान कर पाता है, वो परख कर पाता है अच्छे और बुरे की। ये स्थिति उसकी ऐसी नहीं होती है, ठीक है, ऐसा होता है। ये सबसे ऐसी अवस्था भी होती है जिसमें बालक अपनी पहचान बनाने की सबसे ज्यादा कोशिश करता है, ठीक है, अपनी अलग पहचान बनाने की सबसे ज्यादा कोशिश करता है। आपने देखा होगा 8वीं-10वीं में जब बच्चा पढ़ता है तो वो बाल बनाना, ठीक है, अलग अलग स्टाइल बनाना, उसकी वो बहुत सारी चीजें जो भी वो पिक्चरों में देखता है, जो भी उसमें देखता है, तो वो सब चीजें उसको अडॉप्ट करने की सोचता है, वो विरोध भी कर लेता है घर वालों का। अच्छा, एक चीज आपने विकास दिव्य कृति नाम सुना होगा, बिल्कुल ऑब्वियसली सुना होगा, ठीक है। वो ये कहते हैं कि इस अवस्था को बहुत ज्यादा खतरनाक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हम इनके सवालों के, अब इनके जो कुछ बेवकूफी वाले सवाल होते हैं, बेवकूफी वाले मतलब हमें लगता है कि बेवकूफी वाले हैं, लेकिन इनके लिए क्यूरियोसिटी वाले सवाल है, ठीक है। क्यूरियोसिटी इस अवस्था में सबसे ज्यादा होती है, ये सबसे ज्यादा सवाल पूछता है अपने मम्मी पापा से, 3 साल से 11 साल का बच्चा होता है, ठीक है, लेकिन इसके सवालों के जवाब आप दे देते हैं, बड़ी आसानी से दे देते हैं, ठीक है, लेकिन इसके सवाल के जवाब आप बड़ी आसानी से नहीं दे पाते क्योंकि बहुत लॉजिकल सवाल करता है, ठीक है। इनको आपने बोल दिया, इसने बोल दिया कि मम्मी बच्चा कैसे पैदा होता है, आपने कहा कि एक परी आती है माँ के पेट में, जो है मेरे आप तुमको रख दिया और तुम जो है फिर पैदा हो गए, फिर आप जो है आगे, ठीक है, ये इसलिए हो गया है, ठीक है। लेकिन ये जो अवस्था होती है, ये अवस्था समाज की बहुत सारी चीजों को जानती है, इसलिए इसके सवाल देना। तब विकास दिव्य कीर्ति सर कहते हैं कि जब हम इस अवस्था में होते हैं, ठीक है, तब हम कोई भी सवाल कहते हैं तब हमें लगता है, क्योंकि हमारे पिताजी किस अवस्था में होते हैं, व्यस्क यानी कि प्रौढ़ अवस्था में होते हैं, ठीक है। हम इस एज में है 3 से 6 साल में, और हमारे पिताजी किस में है, 18 से 7 साल में है, तब हमको लगता है कि हमारे पिताजी बहुत ज्यादा तेज है, क्योंकि हम कोई भी सवाल पूछ रहे हैं, हमारे पिताजी जवाब फट से आंसर दे रहे हैं, या हमारी माताजी फट से आंसर दे रही हैं। लेकिन जब हम इस अवस्था में आते हैं तब हमें लगता है कि हमारे पिताजी, हमारी माताजी तो बेवकूफ थे, वो तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है, वो हमें बोल रहे हैं कि बच्चा ऐसे पैदा होता है, ये सब चीजें होती है, क्योंकि इन लोगों को अब सारी चीजें पता चल चुकी है, ठीक है। तब इनको लगता है कि हमारे माता और पिता इस एज में 12 से 16 या 12 से 18 साल के एज में, तब इनको लगता है कि हमारे माता पिता को कुछ नहीं आता है। परंतु जब ये स्वयं इस अवस्था में आते हैं, जब वो स्वयं इस अवस्था में आते हैं और इनके बच्चे इस अवस्था में होते हैं, तब इनके बच्चे जो है वही सवाल करते हैं जो कभी तुम क्या करते थे, और फिर तुम वही जवाब देते हैं जो कभी तुम्हारे पिता दिया करते थे। तो लगता है कि मेरे पिताजी तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे,
क्योंकि मैं भी आज वही सवाल कॉपी कर रहा हूं जो वो कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, डेवलपमेंट की अवस्था है। किशोरावस्था है जिसको आप सबसे ज्यादा तूफान की अवस्था कहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा परिवर्तन बालक जो है चाहता है। इसके अलावा इसके बाद है आपका प्रौढ़ अवस्था या वयस्क अवस्था। इसकी विशेषता क्या है कि इस विशेषता में इंसान के जो मानसिक डेवलपमेंट है वो अच्छा खासा हो चुका होता है, मतलब जितना होना है उतना हो चुका होता है। फिजिकल ग्रोथ उसकी रुकनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी जो लंबाई चौड़ाई जो बढ़नी है, शरीर जो बढ़ना है वो उसका लगभग बढ़ चुका है। अब थोड़ा सा बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, लंबाई इसके बाद जो है 18-20 साल के बाद सामान्यतः नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो और दूसरा क्या होता है, उसका जो दिमाग है वो लॉजिकल और तार्किक होने लगता है। सामाजिक और पारिवारिक जो गतिविधियां होती हैं उस गतिविधियों में वो ज्यादा इन्वॉल्व होने लगता है, और उनमें जो चैलेंजेस आते हैं, जो कुछ प्रक्रियाएं उसकी होती है, उस प्रक्रिया पे काम करना शुरू कर देता है और उसको अच्छे से निपटाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अपने पिताजी का जो भार है वो अपने ऊपर ले लेता है, यानी कि परिवार का आप ये कह सकते हैं कि आधार स्तंभ बन जाता है। कौन? प्रौढ़ावस्था में जब बालक आ जाता है। इसके बाद वृद्धावस्था है हमारी। तो वृद्धावस्था में क्या है कि आप जानते हैं फिर हमारा क्या है कि जो शरीर है, जितना शरीर था, मान लीजिए हम 80 किलो के थे, तो धीरे धीरे वो घटना शुरू हो जाता है। इवन आपको देखा होगा कि लंबाई में भी थोड़ा सा आपको अंतर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हालांकि लंबाई में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन अगर आपका वेट है तो वेट जो है वो रिड्यूस होने लगता है। ठीक है, मानसिक रूप से आप जो है ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे रो जाना, ठीक है, और घबराना, ये सब चीजें आपके अंदर होती है। चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ जाता है। ठीक है, आप मतलब आप अपने आप के लिए मत सोचिएगा प्लीज। ठीक है, आपका मतलब है कि मैं व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो विशेषताएं है ये व्यक्ति के अंदर आ जाती है। ठीक है, और बहुत सारी चीजों में क्या होता है कि वो कोई कार्य करता है और उस कार्य में उसको लगता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं इस एज में, लेकिन इनको वो चीजें सही नहीं लगती है। ठीक है, तब इसलिए कहते हैं हम, क्योंकि ये जो कार्य कर रहे हैं उनको लग रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूं, ये जो कार्य कर रहे हैं उनको लग रहा है मैं ठीक कर रहा हूं, तब हम कहते हैं कि बच्चों का और बूढ़ों का जो दिमाग है वो लगभग एक अवस्था पे आ जाता है। मतलब यहां से बच्चा क्या हो जाता है, डेवलप करना शुरू कर जाता है। यहां से वो फिर क्या है, उसका ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो जाता है, लाइक ऐसे। ठीक है, ठीक, तब चाहे वो शारीरिक रूप से हो या फिर मानसिक और संवेगात्मक रूप से हो, इमोशनल जो उसका स्टेज है उससे हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, बाल विकास की अवस्था होती है। इस तरह से हमारा बाल विकास होता है। ये हमारी 6 स्टेजेस बाल विकास की थी। ठीक है, अब बाल विकास की जो स्टेज है इसके प्रकार क्या क्या होते हैं, जैसे आपने देखा है कि मानसिक विकास अलग चीज होता है, शारीरिक विकास होता है, क्रियात्मक होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक होता है, भाषा होता है। इस विकास का जो टाइप है, टाइप ऑफ डेवलपमेंट है या विकास के प्रकार है, इस विकास के प्रकार को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और साथ ही हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि जो हमारी विकास की विशेषताएं होती है कि ये विकास ऐसा क्यों होता है, मतलब किसी में ज्यादा हो रहा है, किसी में कम हो रहा है। ठीक है, उस विकास को हम पढ़ेंगे, जिसमें हम जो उसकी विशेषताएं है, जो फिजिकल डेवलपमेंट की विशेषता है, क्रियात्मक डेवलपमेंट की विशेषता है, इन चीजों को हम पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि आपका जो पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है, वो भी काफी डिपेंड करता है। वंशानुक्रम होता है, किसी के मम्मी पापा अगर खूब लंबे लंबे हैं, 6-6 फीट के हैं, तो फिर बच्चा भी लंबा होगा, ये हम मानते हैं और ऐसा होता है। वातावरण होता है, प्रजातियां होती है। ठीक है, अफ्रीका में जो बच्चा पैदा होता है जरूरी नहीं है कि वैसा पैदा आपका जो चाइना और मलेशिया है वहां पे बच्चे पैदा हो। ठीक है, आपने देखा होगा उनमें पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। तो क्या है, प्रजाति है। ठीक है, लिंग की हम बात कर रहे हैं कि जब लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है, तो एक समय के बाद मैंने कहा कि यहां तक तो हम बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसके बाद तो वो अपने बहुत ज्यादा आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि किसका विकास बहुत तेजी से हो रहा है, किसका विकास कम हो रहा है। आप देखते हैं ना कि 11 साल से लेकर के 13 साल तक की 2-3 साल की अवस्था ऐसी होती है जिसमें लड़की का विकास लड़के से कई गुना तेजी से ज्यादा होता है। राइट, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो
इमोशनल डेवलपमेंट हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट हो, मैं सभी डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत, कि बाल विकास के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, इन चीजों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट जो क्लासेस होगी, उस नेक्स्ट क्लासेस में ही हमारा ये टारगेट होगा कि हम इन चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, आज कोई सवाल, समस्या, दिक्कत, परेशानी है किसी को तो प्लीज बता सकते हैं। प्रीति और गरिमा। सर जी आपने आज पढ़ाया इसके नोट्स? हाँ, नोट्स का क्या करना है, मैं अभी चलिए बात करेंगे हम यहाँ भी, कि आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी या फिर आप लोगों को लिखवाया जाएगा। देखिए अभी हम छोटा सा एक ओवरव्यू दे रहे हैं, डिटेल में क्लास चलेगी आपकी, बिल्कुल डिटेल में क्लास चलेगी। जितनी आपकी ये 3 क्लासेस हो चुकी है, ये 4 से 5 क्लास का, 6 क्लास का मैटर है, इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, इसको जरूरत पड़ी तो लिखवाया भी जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे, वो हम मैनेजमेंट से बात करेंगे, इंस्टीट्यूट से बात करेंगे, जैसा इंस्टीट्यूट चाहेगा उस हिसाब से आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी आपकी फैसिलिटीज। ठीक है, और अच्छा तो खैर ये रहेगा कि अगर आप लोग स्वयं नोट्स बनाओ, क्योंकि स्वयं के बने हुए जो नोट्स होते हैं आपके, वो आप ज्यादा देर तक याद रहते हैं, आपको उसको रिवाइज करने में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। राइट। लेकिन सर इतनी जल्दी जल्दी जैसे आप बता रहे हैं, जैसे आपने इतनी सारी स्टेजेस बताई, तो इतना लिखा नहीं गया। नहीं, अभी तो नहीं लिखा, मैंने कहा ना कि अभी हम छोटा छोटा एक ओवरव्यू बता रहे हैं आपको। जब इसको लिखवाया जाएगा तो ये जो 3 दिन की क्लासेस थी, ये 5 दिन की क्लासेस हो जाएगी। फिर हम इसको लिखवाएंगे, फिर हम इसको ऐसे नहीं बताएंगे, फिर हम ऐसे बताएंगे इसको शैशव काल, ये लिखिए, ये लिखिए, इसकी विशेषता एक साथ लिख दी, फिर बाल्यकाल लिखवा दिया, फिर उसकी विशेषता अलग लिखवा दी है। ठीक है, फिर हम इस तरह से आपको बताएंगे। जी जी। ठीक है, तो बाकी देखिएगा कि कल से, एक तो समस्या ये हो रही है ना कि हमारे पास जो छात्र संख्या है वो बहुत कम है, और इतनी छात्र संख्या के साथ क्या हम बैच को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी एक प्रश्न आ जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि अभी भी आप जो है 2 ही लोग हैं जो कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, हालांकि तीसरे भी थे, वीरेंद्र जी, वो अभी चले गए हैं। ठीक है, तो 3 लोग अगर क्लास ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में तो शायद संभव नहीं है क्लास को कंटिन्यू करना। हाँ, संख्या बढ़ जाती है, 8-10 की संख्या हो जाती है, तब हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और जब क्लास कंटिन्यू होगी, पूरे पैटर्न के हिसाब से चलेगी, तो आई एम श्योर कि आप लोगों की संख्या भी बढ़ेगी और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। जो अगर अभी अच्छा नहीं लग रहा है तो तब आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि डिटेल में पढ़ाया जाएगा, डिटेल में समझाया जाएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, कराए नहीं जाएंगे तो लिखवाए जाएंगे, और जब आप उसको घर में पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा स्वाभाविक रूप से। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बातें बता रहा हूँ? हाँ जी। तेज तो नहीं हो रहा है, फास्ट तो नहीं हो रहा है? नहीं सर ठीक है। ठीक है ना, चल जाएगा इतना। हाँ जी। ठीक है, बाकी आपको रिकॉर्डेड क्लास भी तो मिल ही जाती होगी, है ना? तो ठीक है, आप कोशिश कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि कल परसों से क्लासेस आपकी कंटिन्यू हो, तो अपने साथियों को बोलिए कि आप ज्वाइन कीजिए, और आप ज्वाइन करेंगे तो फिर हम क्लास कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 2-3-4 लोगों के साथ क्लास करना, आप समझ रहे होंगे, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, है ना? हाँ जी। जी सर। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, आज खत्म कर लेते हैं। ठीक है, और ठीक है सर, थैंक यू। थैंक्स फॉर टुडे। ओके।